जय हिंद मेरे युवा साथियों। आज आपको बीए की सारी क्लासें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा रहा हूं। आज से प्रारंभ है हम लोगों का। हमारी टीम है और पूरी टीम के द्वारा इंडियन डिफेंस एकेडमी गुरुसाई के द्वारा आपको सारी जो क्लासेज हैं वो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाएंगी, जिसमें आपके एचपी सर हिंदी के लिए आपको बेहतर मार्गदर्शन करेंगे। हमारे श्री प्रहलाद गुप्ता सर, डॉक्टर प्रहलाद गुप्ता आपको पॉलिटी के लिए मार्गदर्शन करेंगे। मैं स्वयं आपके लिए पॉलिटी के लिए मार्गदर्शन करूंगा। धुआंधार सर, शरद सर आपको मैथ के लिए मार्गदर्शन करेंगे और हमारी जो फैकल्टी है वो धीरे धीरे आपसे जुड़ती चली जाएगी। और जो हमारी टीम है ये बीए ही नहीं अपितु इसके साथ साथ हम लोग एसएससी, आरओ और आपका अभी जो वनडे एग्जाम सबसे ज्यादा जरूरी है, जिनके लिए आप लोग चित्र से जुड़े हुए हमारे प्यारे बच्चे हैं बुंदेलखंड के, एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश पुलिस, इसमें हमारे लेक्चर आपको विशेष सहयोग प्रदान करेंगे। तो ऐसी आशा के साथ मैं अपने आज के वीडियो का शुभारंभ करता हूं। और आज मैं बता दूं बेटा कि बीए सेमेस्टर फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जिससे हमारा एवरेज 80+ हो जाए। इसके लिए मैं आपके लिए कुछ क्लासें लेके आ रहा हूं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लेकिन किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस का पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पहला चैप्टर जो आपका है उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो मत्स्य न्याय है। थोड़ा सा हम सिलेबस पे चर्चा कर ले रहे हैं, क्योंकि बिना सिलेबस की आप पढ़ाई करेंगे तो आपको उतना आनंद नहीं आएगा। पहला है भारतीय राजनीतिक परंपरा। पहला चैप्टर जो है आपका भारतीय राजनीतिक परंपरा। बेटा इसमें क्या क्या आ जाता है ये भी हमको देखना है। तो इसमें धर्म है, नीति है, राजतंत्र है, इन चैप्टर्स को हम इसमें पढ़ेंगे। मत्स्य न्याय और गण संघ भी है बेटा इसमें। एक चीज और है, मत्स्य न्याय और गण संघ है ना, गण संघ। मत्स्य न्याय भी है बेटा। आप देखेंगे मत्स्य न्याय होता क्या है। इसमें क्या है ये अभी हम डिफाइन करेंगे इसको, पहले थोड़ा थोड़ा हम देख के चलते हैं। धर्म, धर्म के बारे में पढ़ेंगे, आखिर धर्म क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नीति, नीति क्या है, राजतंत्र क्या है, गणसंघ क्या है और मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय से क्वेश्चन बनता है, चाणक्य के शब्दों में पढ़ेंगे, राजा मनु के शब्दों में पढ़ेंगे। तो मत्स्य न्याय में एक शब्द में आपको बता दूं, हमेशा एक ताकतवर कोई भी व्यक्ति होता है, एक ताकतवर मछली होती है, एक ताकतवर कोई भी पशु पक्षी होता है, वो छोटे से अपने से छोटे प्राणी का दोहन करता है, उसको खा लेता है। तो ये मत्स्य न्याय है। फिर दंड नीति भी आपकी, कैसे एक राज्य में सुरक्षा को कायम रखा जाए। तो किसी भी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए हमें एक मजबूत दंड नीति की आवश्यकता होती है। बिना दंड नीति के उस राज्य का शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि जब तक लोगों के अंदर दंड का डर नहीं होगा तब तक वो आपके सारे नियमों को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ने हैं। अब दूसरा चैप्टर हमारा जो है बेटा, दूसरा चैप्टर जो हमारा है उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आंदोलन में क्या उद्भव है, उद्भव, विकास। कैसे इसका जन्म होगा, कैसे उद्भव होगा, और राजनीतिक प्रवृत्तियां भी उसमें
एवं राजनीतिक प्रवृत्तियां, ठीक है। उद्भव विकास को हम पढ़ लेंगे। इसका एक चैप्टर और है भाई साहब, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन पॉइंट को आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको एकदम जैसे भारतीय, ये आपका है फर्स्ट राष्ट्रीय आंदोलन। ये आपका सेकंड आ जाएगा। इसमें 2 चैप्टर है बेटा, इसमें से एक 2 लॉन्ग फंसने ही फंसने हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एक तो कोई 100% में गारंटी ले लूंगा इन दोनों चैप्टर से एक लॉन्ग आएगा और आपके कुछ लघु आएंगे। 100% में गारंटी ले सकता हूं, इसकी आना ही आना है। तो इन दोनों में किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी है। पिछले रिकॉर्ड देख लीजिए, आने वाला रिकॉर्ड देखिए, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक वरदान है। इसके बाद आप देखेंगे संवैधानिक विकास की अवस्था है, नंबर 3, नंबर 4 आ जाओ। संवैधानिक विकास की अवस्थाएं। अगला चैप्टर जो हमारा बेटा, हम सारे चैप्टर एक बार राइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर सारे उस पर थोड़ा सा काम करेंगे। संवैधानिक विकास की अवस्थाओं के बाद एक चैप्टर है संविधान सभा का गठन। किसका? संविधान सभा का हम लोग गठन करेंगे। ये भी हमारे यहां आना आपको। नंबर 6 चैप्टर जो है आपका, नंबर 6 लेसन जो है भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता बेटा। इसके बाद हमें यह भी पढ़ना है मौलिक अधिकार। तो हर जगह मौलिक अधिकार और कर्तव्य। आठवां जो चैप्टर है आपका मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बाद अगर हम बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप देख रहे हैं बच्चों, इसके बाद हमारा जो 9वां चैप्टर होगा बेटा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बाद जो चैप्टर का नाम है वो है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के बीच का विवाद यानी संशोधन। हम इन दोनों के बीच में जो विवाद है उसको भी अगले एक चैप्टर में पढ़ लेंगे, विवाद एवं संशोधन। तो कुल मिलाकर इसको हमें डिटेल्स में पढ़ना है थोड़ा सा। इसके बाद अगला जो चैप्टर है उसका नाम है आपका बेटा संघीय शासन यानी राष्ट्रपति। कौन सा है? संघीय शासन यानी हम बोल सकते हैं राष्ट्रपति। देन राष्ट्रपति का वह प्रधानमंत्री भी इसमें देखना है और उनकी मंत्रिपरिषद भी देखना है। एवं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो 11वां आपको चैप्टर रहेगा मंत्रिपरिषद का। लोकसभा भी हमको पढ़नी है यहाँ पे, लेकिन पहले इसमें हम एक ही टॉपिक में संसद नाम देंगे, संसद। और संसद के अकॉर्डिंग ही हम लोकसभा, ओम बिरला जी इस समय अध्यक्ष हैं, और राज्यसभा। बहुत क्लियर तरीके से करवाएंगे इन सब चैप्टरों को एकदम। आपको घर बैठे आप कहोगे वाह सर क्या मजा आया, मतलब याद करना ही नहीं पड़ेगा, यहां एक बार देखोगे और हो जाएगा।
संसद के बाद जो अगला चैप्टर है उसका नाम है राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्य शासन। यानी राज्य का जो शासन होता है राज्य सरकार का, उसको नाम दिया गया राज्य शासन। इसमें इन्होंने तीन लोगों को दिया है। राज्यपाल को दिया है, राज्यपाल के बाद कौन है? मुख्यमंत्री यानी सीएम साहब होंगे। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद ये आपको आना है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है उस पर हम फोकस कर लेते हैं, वो है राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद। देखो इसके बाद अगला बेटा जो टॉपिक आपका है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पढ़ लेंगे इसमें हम। सर्वोच्च न्यायालय, इसके बाद जो अगला है उसको उच्च न्यायालय कर लेंगे हम। इसके बाद जो आपका बेटा चैप्टर है, अब ज्यादा नहीं है, उच्च न्यायालय के बाद हमारा होगा जनपदीय न्यायालय और लोक अदालत, यानी जो जिला पे होती है जनपदीय न्यायालय एवं लोक अदालत। इसके बाद अगला है जनपदीय न्यायालय और लोक अदालत के बाद जो बेटा चैप्टर है वो केंद्र राज्य संबंध है आपका है। IRB है, देखो यहां से अपन देख सकते हैं केंद्र राज्य संबंध। आगे चल के पढ़ेंगे पॉलिटी का IRB बहुत अच्छा पोर्शन हो जाता है, लेकिन पहले इन सब चीजों को पढ़ने के बाद उस पर फोकस कर पाएंगे हम लोग। इसके बाद है जनजातीय विशेष प्रावधान संशोधन, निर्वाचन आयोग पे बात कर लेंगे हम। निर्वाचन आयोग फिर आपका है जनजातीय वाला। जनजातीय जो संशोधन हुए हैं, संशोधन प्रावधान। देखिए तो ये मैंने देखा, आप शुरू से आपको फिर एक बार रिकॉल करवा देते हैं। जो आप देख रहे हैं आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, पॉलिटिकल साइंस का है ये प्यारे बच्चों, BA का है। सेम इसका कौन सा है? सेम फर्स्ट है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इसका सब्जेक्ट का नाम है। पॉलिटिकल साइंस में हमने सब्जेक्ट अपना टॉपिक देखा, टॉपिक में हमने पूरा सिलेबस अपना एक तय कर लिया कि भाई इसमें सिलेबस है कितना। जैसे भारतीय राजनीतिक परंपरा है तो हम भारतीय राजनीतिक परंपरा को समझेंगे, उच्च वर्णों द्वारा जो चला आ रहा था सारी चीजों को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सेकंड पार्ट है। तीसरा है संवैधानिक विकास है, यानी संवैधानिक विकास की अवस्थाएं जो अभी आपको टॉपिक में मिलेंगी। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, भाई आप देख रहे हैं ये जो भी टॉपिक हैं सारे ही वनडे एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और सारे टॉपिक आपको BA की कक्षाओं में पढ़ने को मिलने हैं। तो मतलब आप बहुत अच्छे से इन कक्षाओं को पढ़ के अपनी कंपटीशन और प्लस सेमेस्टर में अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे भारतीय नागरिकता है तो भारतीय नागरिकता भाग 2 में दी गई है ना। तो हम इसको देखेंगे। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है आपके भाग 3 में है।
आपने सारी चीजों को पढ़ा है। ये भाग 2 का काम है। फिर यहाँ भाग 3 आ गया, फिर कर्तव्य आ जाएंगे, ज्ञान के काम में पहुंच जाओगे। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। संघीय शासन है। संघीय शासन मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी नियुक्ति, इनकी पदमुक्ति, इनका वेतन, भत्ते, सारी व्यवस्थाएं हम लेके चलेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में भी हम इसी प्रकार जानेंगे। संसद को लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कुल मिला के हम कह सकते हैं, एक छोटा सा शब्द ये बोल सकते हैं आप कि भैया एक बार बीए की क्लास पढ़ लो और दोबारा तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़े। आपको पूरे की पूरी बीए की क्लास में जो है कंपटीशन की तैयारी हो जाना है। के लाने आपको बहुत अच्छे से सिलेबस को समझने हैं और समझने के बाद इस पर थोड़ा सा काम करना है, और जैसे ही आप अच्छा काम करते हो तो बहुत अच्छी स्थिति में प्राप्त हो जाओगे। अब बेटा ये तो अभी आपने सिलेबस समझा था, इसके बाद हम लोग आपको सिलेबस भेज दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट से फोटो भी ले सकते हैं सब लोग, जो भी बच्चे चाहें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम उनको समझेंगे। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैंने आपको बना के रखा है, उसी पे हम बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में भी आपको मिल सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण, बहुत मोस्ट है क्वेश्चन, एकदम ये मान लीजिए कि बहुत ज्यादा मोस्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण, आंदोलन के उदय के कारण, उदय के कारण। बेटा देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के का कारण थे, जब चीज को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और एक डायग्राम को अगर हम याद कर लें तो जाको आप भूल नहीं पे हो। सबसे पहले हमने ये देखा कि आखिर ये आंदोलन हुआ क्यों, इसके पीछे क्या वजह रही है। तो सबसे पहले आपको पता है सबसे बड़ा इसका जो कारण था, पहले मेन चीजें देख रहे हैं, वो होती है 1857 की क्रांति, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको हम दर्जा दे सकते हैं, क्रांति। 1857 की क्रांति ने बहुत ही अच्छा इसमें योगदान करो तो राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में। इसके बाद कहा से 16वीं सदी के इतिहास के बाद 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध के बाद 1857 की हमने क्रांति भी देखी। 1857 आग बुझ गई थी, हम बता रहे उसके बारे में बहुत चीजें। भारत का गौरवपूर्ण अतीत, दूसरा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा भारत का गौरवपूर्ण अतीत। कैसा? गौरवपूर्ण अतीत। तीसरी भी हेडिंग में लाई में, तीसरी हेडिंग में बेटा आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे राजनीतिक एकता की स्थापना। क्या है? राजनीतिक एकता की स्थापना। राजनीतिक एकता की स्थापना के बाद हम लोग एक और ही में पॉइंट देखें, जी को नाम है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। इसके बाद हम फिर आएंगे, और धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण के बाद 4-5 हेडिंगें तो हम लोगों को फोकस करना ही करना है, और उस कम से कम 5 हेडिंग याद होगी, तभी आप आगे वहां पे लिख पाएंगे। भारत का आर्थिक शोषण, एक पॉइंट हमारा ये भी हो जाएगा कि हमारे देश का क्या किया गया। भारत, एक कलर आपको सही नहीं दिख रहा होगा, भारत का आर्थिक शोषण। बेटा इतनी हेडिंग समझ लेंगे, इसके बाद और भी हेडिंग तो है। बात पाश्चात्य शिक्षा है, फिर भारतीय समाचार
तब साहित्य पथ का योगदान है, ठीक है। लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियां हैं। यहाँ पे भारतीय प्रेस का एक 1897 अच्छे से इसलिए भी हो गया कि यहाँ पे समाचार पत्र का बढ़िया उदय हो रहा है। समाचार पत्र जो हैं और ये उदय हो रहा है। लॉर्ड लिटन जो था उसकी लिटन की दमनकारी नीति हो गई, दमनकारी नीति। तो जिस काफी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भैया 1857 की क्रांति पहला कारण है। अब 1857 की क्रांति के लिए जानने के लिए आपने भारत का मैप देखा है, भारत के नक्शा में देखो बेटा, ये तो ठीक है, हमें जो मेन देखना है उस पर देखते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ जगह जगह क्रांति हो रही। यूपी है, यूपी में आपके कौन है? यूपी में 3-4 यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्र है जहाँ पे 1857 की क्रांति हो रही है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात कर लें, बहादुर शाह जफर सबसे ऊपर दिल्ली में कर रहे हैं। दिल्ली के बाद इसको हटा के हम सीधा लिखे दे रहे हैं, मैपिंग में एक दिन अलग से समझा देंगे। तो 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ हो रही, को कर रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और 1857 की क्रांति में वही था, आपको पता है कि अफवाह फैल गई थी कि जो इसमें कारतूस लगाए जाते हैं वो सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी के हैं, जिससे भारत के लोगों में असंतोष फैल गया था। उन्होंने इसको क्रांति का रूप दिया क्योंकि उन्होंने सामने से देख लिया था। तो यहाँ से आपका दिल्ली से बहादुर शाह जफर इसमें क्रांति कर रहे हैं, है ना। दिल्ली से बहादुर शाह हैं। यहाँ जाओ आप, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हैं। झांसी से कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर पहुंच जाओ आप, कानपुर से नाना साहब हैं। कौन है? नाना साहब। इसके बाद लखनऊ पहुंच जाओ आप, लखनऊ से कौन है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और भी देखो काफी लोगों ने क्रांति करी। लियाकत अली आपके इलाहाबाद से है, बिहार से बूढ़ा से कुंवर सिंह है। तो इन सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्रांति करी और पूरे भारत में राष्ट्रवाद की एक ज्वाला सी फूटी। हालांकि एक अच्छे नेतृत्व न मिल पाने के कारण ये क्रांति सफल नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में ये सफल रही थी, है ना। तो ये भी एक बड़ा कारण वाला भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लाने के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार भाई, वह पृष्ठभूमि में के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत से ज्यादा लोगों ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया और लोगों ने बहुत अच्छे से भाग भी लिया। इसके बाद अगर हम बात कर लें, दूसरा तुम्हारा रहेगा एडवर्ड थॉमसन के शब्द कह रहे हैं कि विद्रोह के बाद भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति भयंकर घृणा की भावना आ गई और भारतीयों को विद्रोह से बचा आते अंग्रेजों में बदलने की भावना बढ़ती जाती थी। सीधी सीधी बात है बेटा, इतना सीधा है। एक इतिहासकार है या समाजशास्त्री भी इतिहासीकार में यहाँ इतिहास को पार्ट है, तो हालांकि हमें पढ़ने राजनीति में पढ़ रहा है उसको। तो जो सीधी सी बात कह रहा है, इनको नाम है जो इतिहासकार है वे हैंगे आपका एडवर्ड थॉमसन। एडवर्ड थॉमसन ये जा कह रहा है, इनने सीधी कही कि जब भी भारत के लोग भारतीय लोगों के मन में, ये कह रहा है एडवर्ड थॉमसन, भारतीय लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति इतनी घृणा बढ़ गई, इतनी ज्यादा घृणा हो गई कि इतनी घृणा बढ़ गई कि जब भी अंग्रेजों की बात होती तो भारतीयों के अंदर अंग्रेजों की बात होती
तो भारतीयों के अंदर बदला लेने की भावना तुरंत जल जाती। तो कितनी अच्छी बात कह रहे थे हम साहब, और इन्हें बता भी दी, बात सही भी है कि ऐसे ऐसे होने लगा था। दूसरा, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं की, बहुत अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद भारत का गौरवपूर्ण अतीत, मतलब हमारा गौरवपूर्ण अतीत तो सुन ही से रहो, इन लोगों ने हमारे अतीत को जो है भुलावे के लाने बहुत कछु करो, लेकिन इनने हमें भुला नहीं पाओ। तो हमारा गौरवपूर्ण अतीत का है, भारत की आदर्श व वैभवपूर्ण अतीत ने भारतीयों को पुनः राष्ट्रता की ओर जोड़ दिया। भारत का जो इतना अच्छा गौरवपूर्ण अतीत है, तो इसलिए भारत जो है, भारत क्या हो गया, भारत राष्ट्रवाद से जुड़ गया। तुरंत ही जो राष्ट्रवाद से जुड़ जाए, और आज भी अगर कोई नाम ले दे कि चलो हमारा चीन से युद्ध है या किसी से युद्ध है, तो हम लोग पूर्णतः तैयार हो जाते हैं किसी भी शत्रु राष्ट्र से लड़ने के लिए। और हम कहते हैं कि भाई एक सेना के रूप में हमको भी भेजा जाए, हम भी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये हमारा राष्ट्रवाद है, हमारा राष्ट्र प्रेम है, यही तो राष्ट्र प्रेम है। जैसे जब आप सब अभी खंड खंड रहते हैं, विखंडित रहते हैं, लेकिन जब किसी शत्रु देश से बात होती है, कोई लड़ाई की शत्रुओं से बात होती है, तो हम लोग कहते हैं हर गांव से एक एक सेना में भेजा जाए, हर जगह से। राष्ट्रवाद ही तो कहता है, कोई कहता है हम ऐसा करेंगे, है ना। तो ये सब राष्ट्रवाद ही है। गौरवपूर्ण अतीत ने हमें फिर से राष्ट्रवाद में जोड़ने का पूर्णतः सहयोग किया, और हमारा इतना बढ़िया रहा। हमने अंग्रेजों ने भारतवर्ष को गुलाम कर लिया, मुगलों ने भी गुलाम किया, अंग्रेजों ने भारत को तो गुलाम किया, लेकिन कभी भी हमारी संस्कृति को और कहा जाता है कि हमारी संस्कृति को मिटाने के प्रयास कई लोगों ने किया, लेकिन मेरी संस्कृति को कोई मिटा नहीं पाया। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे महान पुरुष श्री रामचंद्र जी पैदा हुए। हमारे देश में आपके सम्राट अशोक रहे, चंद्रगुप्त मौर्य रहे, महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा हुए, जिन्होंने अपनी संस्कृति के रक्षा के लिए कभी दुश्मन के सामने अपने जो है हथियार नहीं डाले। ऐसे महान पुरुषों के होते हुए हमारी संस्कृति कैसे मिट सकती है। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ लड़ने वाले लोग हुए, हमारे वहाँ मर्यादा वाले लोग हुए, हमारे यहाँ चाणक्य भी हुए, हमारे यहाँ चाणक्य हुए। जैसे हमने बताया कि भगवान श्री राम भी हमारे भारत में ही जन्मे हैं। अब हम इसमें इधर बात कर लें तो आपके सम्राट अशोक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और भी ऐसे शासक हैं जो अच्छे शासक के रूप में उभरे। पृथ्वीराज चौहान है। इसके बाद अगर हम पहुंच जाएं तो हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध भी हैं, और हम अगर इधर पहुंच जाए तो हमारे यहाँ चाणक्य भी हुआ। तो इन लोगों ने हमारी संस्कृति को अमिट बनाए रखा है, इन्होंने कभी भी हमारी संस्कृति को क्षीण नहीं होने दिया। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम कई वर्षों तक जो है गुलाम रहे, इसके बाद भी हमारे राष्ट्रवाद, हमारी संस्कृति जिंदा रही। और जब हमारी संस्कृति रही तो संस्कृति के माध्यम से भारत का जो अतीत था, हमने अपने अतीत को किया कि भाई हमारे दादाजी फौजी थे तो हम क्यों सीमा से डर जाएं। ऐसा ही तो होता है कि अगर तुमसे कोई कहे आपका पिताजी, आपके जो पिताजी सूबेदार पद तो हैं, किसी कुछ भी हो, या हम लोग कहते थे भाई हम किसान पुत्र हैं, हम खेती से कैसे दूर भाग जाएं। तो ये हमारा इतिहास ही तो होता है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए, और हमारे जो अतीत में किया जा रहा था उसी को तो हम दोहराते हैं। तो यही इसी गौरवपूर्ण अतीत को हम अपने भारत के गौरवपूर्ण अतीत के माध्यम से हमने राष्ट्रवाद को जोड़ा, और राष्ट्रवाद देश के नाम पे हम सब लोग एक हो गए, और फिर से हमने कहा कि हमारा जैसा था वैसा ही फिर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। फिर राजनीतिक एकता की स्थापना। राजनीतिक एकता की स्थापना में आपको हम बहुत शॉर्ट की दे रहे हैं। इसमें सीधा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता सामान्य अधीनता की एकता थी। कौन कह रहा है इसमें? पीटी नेहरू। पीटी नेहरू कह रहे कि जो भारत में अंग्रेजों द्वारा दी गई एकता थी, यानी वो लिख रहे हैं, स्वयं लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता सामान्य अधीनता की एकता थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित जो भारत की एकता थी वो सामान्य अधीनता की एकता थी, यानी हम लोग गुलाम थे, उसके बाद भी हमें सामान्य, यानी पर उसे सामान्य राष्ट्रीय एकता को जन्म दिया। सामान्य अधीनता, यानी वो कह रहा है जो अंग्रेजों ने हमें एकता दी वो सामान्य अधीनता की थी, यानी गुलामी की जंजीरों से निकलने की थी, अधीनता की एकता थी, नेहरू जी कह रहे हैं। लेकिन वो इससे भी बड़ी बात क्या कह रहे हैं, उस पर हमको फोकस करना है। वो ये कह रहे हैं कि इस अधीनता की एकता ने हमें क्या किया, इस अधीनता की एकता ने जो है सामान्य राष्ट्रीय एकता को जन्म दिया। सामान्य
राष्ट्रीय एकता को जन्म दिया, एकता को जन्म दिया। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं, इनसे अच्छे नंबर हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। भारत में बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक जो है आंदोलन चलते रहे। जैसे कि अगर हम बात कर लेंगे अभी बेटा, सामाजिक आंदोलन के लिए धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण, इसकी बात करेंगे हेडिंग हमारी, तो हम इसमें कह सकते हैं कि 9वीं शताब्दी में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन प्रारंभ हुए। ये प्रारंभ कब हुए? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में कब प्रारंभ हो रहा है? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ हुए। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें समाज में व्याप्त धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का काम किया गया है इन आंदोलनों के माध्यम से। समाज और धर्म में व्याप्त कमियों को दूर करने का काम किया गया। बुराइयां कह दो, कमियों कह दो, कमियों को दूर करने का कार्य किया गया। तो धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में 19वीं शताब्दी में जो प्रारंभ हुआ, इसमें समाज और धर्म में जो व्याप्त कमियां थी इनको दूर करने के लिए कार्य किया गया। और इसमें प्यारे बच्चों में आपको बता दूं, धर्म को कमियों में यहाँ राजा राम मोहन राय हुए, आपके दयानंद सरस्वती हुए, राजा राम मोहन राय हैं आपके, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, है आपके। इसके बाद स्वामी विवेकानंद भी आपके आएंगे, और भी कई ऐसे समाज सुधारक इतने हैं। रामकृष्ण परमहंस हैं, है ना, एनी बेसेंट हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। रामकृष्ण परमहंस एक बड़ा नाम है। आदि लिख सकते हैं, एनी बेसेंट है। काफी लोग ऐसे रहे यहाँ पे जिन्होंने भारत को जो है भारत में राष्ट्र आपके आंदोलन चलाए, सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाए और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का काम किया। तो बेटा आपने समझा। अब इसके बाद हम लोग पहुंच रहे हैं फिर से कहाँ? अब आपका है भारत का आर्थिक शोषण। एक हेडिंग डाल देते हैं, तो नीचे अलग से दिखाई दे जाएगा, भारत का आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण, भारत का आर्थिक शोषण, ये आपकी हेडिंग हो गई। और इसमें किस प्रकार से भारत का आर्थिक शोषण किया गया वो देख सकते हैं आप। एक रिपोर्ट आई थी, जहाँ है विलियम डिग्बी की रिपोर्ट। विलियम डिग्बी मुझे बता रहे कि 19वीं शताब्दी में 1900 ईस्वी लिख रहा है वो, 1900 ईस्वी में करीब 10 करोड़ मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे थे। मतलब वो कह रहा 1900 ईस्वी में करीब कितने? 10 करोड़, करीब 10 करोड़ मनुष्य ऐसे थे, मनुष्य या आदमी कहते हैं, ब्रिटिश भारत में ऐसे थे
ब्रिटिश भारत में ऐसे थे जिन्हें कभी भी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। भोजन नहीं मिलता था। तो विलियम डिग्बी साहब कह रहा है कि 19वीं ईस्वी में करीब 10 करोड़ ब्रिटिश भारत में ऐसे थे जिन्हें कभी भी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। समझ रहे हैं? जब भरपेट भोजन नहीं मिलेगा कैसे रहते होंगे लोग, कितनी दयनीय स्थिति। इन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत शोषण किया। इन्होंने विभिन्न प्रकार के कर आरोपित करे हैं। इन्होंने संपूर्ण क्षेत्र को एकाधिकार कर दिया। इन्होंने हमारे उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। मतलब बहुत खराब आर्थिक शोषण, हर तरफ से इन्होंने हमारा शोषण किया। और विलियम डिग्बी अंग्रेज अधिकारी लिख रहा है कि 1900 ईस्वी में करीब 10 करोड़ ब्रिटिश भारत में ऐसे थे जिन्हें कभी भी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। तो इससे इसे भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो गए। भारत के निवासी कृषि की ओर आकर्षित हुए, जिससे भूमि पर अधिक दबाव बढ़ गया और सरकार ने कृषि को उन्नति की कोई ध्यान नहीं दिया। इन लोगों ने क्या किया, नए उद्योग, भारत के और भी कारण है। इन लोगों के कारण हमारे उद्योग धंधे क्या हो गए, उद्योग धंधे चौपट हो गए। धंधे जो है सब चौपट हो गए हैं। तो भारत की जो जनसंख्या थी वह कृषि की ओर रुझान करो, कृषि की तरफ दबाव बढ़ा दो। लेकिन इन लोगों ने हमारी खेती पे भी ध्यान नहीं दिया, हमें कोई विशेष प्रकार का वो नहीं किया, कर पे कर रखते गए, जिससे हम इनके धीरे धीरे आर्थिक दबाव में चले गए, इनसे विभिन्न प्रकार के कर्जों में चले गए और ये हमारा शोषण करते रहे। तो ये भी इनके जो आर्थिक के द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण थे, ये भी कहीं ना कहीं एक ज्वाला फूट रही थी कि कब मौका मिलेगा और मैं इनसे लड़ूंगा। तो ये भी एक राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण के रूप में रहा है। इसके बाद एक हेडिंग और बनाई थी, उसको भी हम देख लेते हैं। समाचार पत्र, देखो बेटा यही समझा देते हैं इसको। तो समाचार पत्र वही है, भारत में विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र प्रकाशित हुए, पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। इससे क्या हो रहा है, ये जहां जहां जाएगा अपने शब्दों को लिखेगा और इसके माध्यम से क्रांति होगी। जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और देखेंगे कि हाँ भाई हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सब जो रीजन्स हैं वो सब इकट्ठे होकर एक क्रांति के रूप में जन्म ले लेंगे। किसके रूप में, क्रांति के रूप में। तो ये भी इसका एक मुख्य कारण रहा। लॉर्ड लिप्टन की दमनकारी नीतियां रही हैं। तो इसमें वही है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है कि राजनीतिक प्रगति के विकास में बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। बोले सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्वयं लिख रहे हैं कि देश में जब भी राजनीतिक विकास की बात होती है तो ऐसे में जो बुरे शासक होते हैं वो और ज्यादा दमन करते हैं, और जितना हमारे देश का दमन होता है, मतलब हमारे लोगों के ऊपर शोषण होता है, वो राष्ट्रवाद की ज्वाला और प्रज्वलित होने लगती है। तो ये व्यक्ति था तो बहुत बुरा, भारत के लिए इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसने ज्यों-ज्यों जितना हमारे लोगों का शोषण किया उतनी ही हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की एक ज्वाला फूटी, और ज्यादा जुर्म ही आपका क्रांति को जन्म देता है। तो इसके कारण भी जो है आपका ये राष्ट्रीय आंदोलन हुए और इसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के आपके जो राष्ट्रीय आंदोलन के कारण थे ये आपने काफी हद तक समझ लिए, क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आने यानी कल के वीडियो में जो आपको मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन मिलेगा पर डे। आपको हम बता दें, अगर आपको 80% से ज्यादा नंबर लाना है, ये मैंने कहा है कि 80% से ज्यादा नंबर लाना है तो आपको 100% हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो यकीन मानिए 80+ नंबर आपका श्योर है। और इसको केवल बीए के नजरिए से नहीं पढ़ाया जाएगा, इसको कंपटीशन के नजरिए से भी साथ में हम लेके चलेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम भी देना है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम भी दे रहे होंगे और वनडे एग्जाम में आपके एसएससी पुलिस की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मैं एक ऐसा ग्राफ, मेरी टीम एक ऐसा ग्राफ लेके आपके लिए आ रही है कि उसमें आपको दोनों चीजें कवर करा दी जाएंगी और आप बड़े आसानी से अपने घर पे बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से आप अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ बच्चे इलाहाबाद में होंगे, कुछ दिल्ली में होंगे, अब उनको टेंशन रहती है कि भाई हम बीए की क्लास में क्या लिखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ एक बेल आइकन दबाना है और बेल आइकन दबाते ही हर
सेकंड यहाँ मैंने अपलोड किया और सेकंडों में आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी, जिसके माध्यम से आप अपने सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें। आपकी सारी भी सब्जेक्ट की सारी BA की क्लास यहाँ पे उपलब्ध होंगी, और कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।